हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज का हम लोग का टॉपिक है विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियाँ। और इसमें हम लोग समझेंगे कि ये बहियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने अपनी हमारी कुछ लास्ट वीडियोस थी, उसमें हमने रोकड़ बही यानी कैश बुक के बारे में जो है वो डिटेल में समझा था कि रोकड़ बही क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो कैश बुक होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो व्यवसाय के नकदी लेन देन होते हैं जिसमें कैश जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में दिया या फिर लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सौदों को क्या करते हैं हम लोग कैश बुक में लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जितने भी बिजनेस होते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश में लेन देन होना, मतलब लेन देन बस कैश में हो और इससे बिज़नेस चल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत कम ही बिज़नेस होते हैं जहाँ पे कैश में ही सारे काम होते हैं, उधार कोई सौदा नहीं होता है। तो उनकी बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे उन बिज़नेस की बात करें जहाँ पे उधार में भी सौदा होता है, यानी कि उधार में माल खरीदा जाता है या बेचा जाता है, या फिर कई ऐसे लेन देन व्यवहार होते हैं जहाँ पे कैश जो है वो डायरेक्ट जो है वो दिया या लिया नहीं जा रहा है, बट उसको इनडायरेक्टली वहाँ पे वो कैश जो है वो यूज़ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों का जो लेखा होता है उन्हें करने के लिए हम लोग कुछ विशेष सहायक बहियाँ बनानी पड़ती हैं। और ये जो विशेष सहायक बहियाँ होती हैं ये व्यवसाय की प्रकृति पे, उसकी ज़रूरत पे निर्भर करती है, उस हिसाब से उन बहियों को वहाँ पर बनाया जाता है। मेनली यहाँ पे कुछ हमने 4-5 मुख्य बहियाँ ली हुई हैं, मुख्य सहायक बहियाँ ली हुई हैं, जो कि अधिकतर हर बिज़नेस में बनाई ही जाती है। ठीक है, कैश बुक के अलावा। तो जैसे यहाँ पर है, पहला है क्रय बही, फिर विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही और मुख्य जनरल। तो यहाँ पर हम इन 5 मुख्य उद्देश्य वाली बहियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी बहियों को जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्रय बही के बारे में, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परचेस बुक। ठीक है, तो परचेज बुक जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ये सारी जो बहियाँ हैं इसमें हम लोग उधार सौदों का लेखा करते हैं, या फिर उन सौदों का जिनमें कैश डायरेक्ट फॉर्म में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी क्रय बही है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि उधार खरीदे गए माल का लेखा रखने वाली बही, यानी कि क्रय बही हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, उन सौदों उस माल का लेखा करने के लिए जो कि उधार में खरीदी गई है। ठीक है, जब हमने नकद माल खरीदा होगा तो उसका जो लेखा है वो कहाँ हो गया होगा, वो रोकड़ बही में हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पे नकद माल हमने खरीदा था। लेकिन जब भी हम लोग माल उधार खरीदेंगे उस कंडीशन में उसका लेखा कहाँ पे होगा, उसका लेखा होगा क्रय बही यानी कि परचेस बुक में। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उधार खरीदे गए माल की ही बात हो रही है, यानी कि जिस भी वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं, जब आप उस वस्तु को उधार खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही आप लोग क्रय बही में दिखाएंगे। जैसे कि अगर आपका जो है वो कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, आप क्या करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, तो जब आप कपड़ा उधार खरीदेंगे तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रय बही में दिखाएंगे। अगर कपड़ा नकद खरीदेंगे कहाँ दिखाएंगे, रोकड़ बही यानी कैश बुक में दिखाएंगे। अगर इसके अलावा जैसे आपने फर्नीचर खरीदा है, कोई और संपत्ति खरीदी है, चाहे वो उधार है या नकद है तो कैश बुक में जाएगी, और उधार है तो उसे हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे, उसे कहाँ दिखाएंगे वो हम आगे आपको बाद में बताएंगे। लेकिन क्रय बही में क्या दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं, जब उस वस्तु को आप उधार में खरीद के लाएंगे तो उसका लेखा आप क्या करेंगे, कहाँ पे, क्रय बही में करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्रय बही को हम लोग बनाते कैसे, यानी कि इसका प्रारूप क्या होता है। तो देखिए हमारी क्रय बही का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स में हम लोग लेखा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे परचेस बुक, फिर ये 10 कॉलम का एक प्रारूप तैयार होगा। ठीक है, इसमें हमारे टोटल 10 कॉलम है, इसका हम लोग एक प्रारूप तैयार करेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे उधार हमने माल खरीदा है उन सभी मालों को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन से कॉलम है, जैसे डेट है, जिस डेट पर भी व्यवहार हुआ है, पर्टिकुलर में नेम ऑफ सप्लायर। नेम ऑफ सप्लायर यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्रय बही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उधार माल जब खरीदेंगे तो उसका लेखा करेंगे। तो जब हम लोग उधार माल खरीदेंगे तो ये परचेस बुक तो है ही, यहाँ पे किसको हम लोग मेंशन करेंगे, जिससे हम लोग उधार खरीद रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। फिर इनवॉइस नंबर, जब भी हम लोग माल खरीदते हैं तो उसका हमें वो रसीद मिलती है ना, वो रसीद नंबर। फिर LF यानी कि लेज़र फॉलियो, जब हम लोग इस बही से अपना लेज़र यानी खाता बही बनाएंगे तो उसका नंबर यहाँ मेंशन होगा। डिटेल्स ऑफ अमाउंट, यानी कौन कौन सा अमाउंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ दिखाएंगे। फिर कितने का नेट परचेस हुआ है उसे इस कॉलम में। इनपुट CGST, SGST, IGST, ये आपने अगर GST वाला जो हमारा वीडियो है
वहाँ अगर आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि जीएसटी क्या होती है, इसे कैसे लगाया जाता है, इसकी एंट्री कैसे होती है, तब तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो तब भी आपको यहाँ पे हम समझा देंगे, बट अगर बहुत अच्छे समझना है कि जीएसटी का यहाँ पर कैसे हम लोग लिखा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले जीएसटी वाली वीडियो देखनी होगी, जो कि हमारे चैनल पर है, ठीक है। और लास्ट में टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब ये तो हो गया प्रारूप कि क्या क्या कॉलम होते हैं। अब इसमें हम लोग लेखा कैसे करेंगे, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है, लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों को श्री गोपाल की क्रय बही में लिखिए, ठीक है। और CGST जो है वो 6% है, SGST जो है वो 6% है। यानी कि जब भी गोपाल जो है वो किसी भी व्यक्ति से माल खरीदेगा तो वहाँ पे हमें 6% CGST और 6% SGST लगा करके ही माल जो है वो खरीदने की एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 10 जून 2020 को गोविंद से 10% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा गया है, ठीक है। सिंपल सा कि गोविंद नाम के व्यक्ति से 10% की व्यापारिक छूट पर जो है वो 15,000 का माल खरीदा गया है। तो आपको व्यापारिक छूट तो पता होगा कि व्यापारिक छूट क्या होता है। सिंपल सा, जो भी MRP है उससे कुछ % कम करके जब हमें माल बेचा जाता है या फिर ख़रीदा जाता है तो वो होती है हमारी व्यापारिक कटौती। उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। हमेशा छूट क्या होती है, लेस होती है, और GST क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो देखिए इसी प्रारूप में हम लोग यहाँ पर जो है वो एंट्री करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे 2020, ठीक, और 10 जून, ठीक है। तो जून 10 किससे खरीद रहे हैं, तो गोविंद से। यहाँ पे हो जाएगा गोविंद, ठीक। कितने हज़ार का माल खरीद रहे हैं, तो 15,000 का माल खरीदते। तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ अमाउंट में पहले हम लोग 15,000 दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद 10% व्यापारिक छूट है, तो व्यापारिक छूट क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। व्यापारिक छूट क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कितना, @10%, ठीक। अब कितना होगा, 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500 रुपये। तो यहाँ पे ये 1,500 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक। अब कितना हो जाएगा, अब हमारा माल हो जाएगा 13,500 रुपये का, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला है CGST और SGST हमें हमेशा लगाना है, तो GST क्या होती है, ऐड होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐड, क्या करेंगे यहाँ पर, CGST कितना, 6%, और फिर SGST भी ऐड करेंगे, कितना, 6% करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका, और GST किसका निकालेंगे, ये जो हमारा अमाउंट है व्यापारिक कटौती निकालने के बाद। तो अब हमारा अमाउंट है 13,500। तो 13,500 का CGST 6% और 13,500 का ही SGST 6% लगेगा। तो 13,500 का GST निकालेंगे तो 810 रुपये CGST और 810 रुपये SGST, ठीक है। इस अमाउंट का निकलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कटौती काटने के बाद। तो अब जब CGST SGST हमने निकाल लिया है, अब इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद अब हमारा जो ये माल है हमने जो ख़रीदा वो टोटल कितने का हो जाएगा, 15,120 रुपये का, ठीक। तो ये हमने जो गोविंद से माल खरीदा, ये टोटल हमने कितने खरीदा, 15,120 रुपये में हमने खरीदा। अब यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, देखिए जो परचेस है, परचेस में हम लोग दिखाएंगे जो हमारा छूट निकालने के बाद जो हमारा पैसा है, ठीक है, यानी कटौती निकालने के बाद। तो कितने का परचेस हमने किया है, 13,500 रुपये का। इनपुट CGST कितनी लगी है, 810। इनपुट SGST 810 रुपये। IGST क्या होता है, जब हम लोग दूसरे राज्य से जो है वो सामान खरीदते हैं। तो जब ये कंडीशन आई रहेगी, जब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि IGST लगाना है या फिर हमने राज्य के बाहर से ख़रीदारी की है, तो उस कंडीशन में हमें ऑटोमेटिकली क्या करना होगा, IGST का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे IGST नहीं लगा है तो हम लोग IGST को नहीं मेंशन करेंगे। अब टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया, तो यही तीनों जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 15,120 रुपये, ठीक है। यहाँ पर भी 15,120 रुपये आएगा। ऐसे आप तीनों को जोड़िए या फिर ऐसे तीनों को जोड़िए, तो दोनों अमाउंट जो है वो टोटल जो है वो सेम आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा सौदा उसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो दूसरा सौदा क्या है, 15 तारीख को ज्ञानेश से 12% व्यापारिक छूट पर 23,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। सेम वही है, यहाँ पे 10% छूट था, यहाँ पे 12% छूट है, और ज्ञानेश से खरीदा गया। तो सेम जैसे यहाँ पे एंट्री हमने किया वैसे ही करेंगे, बस छूट जो हो जाएगा वो 12% का लगाएंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पे जैसे क्या करेंगे, जून 15 डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानेश, ठीक, ज्ञानेश कर देंगे। कितने का, 23,000 का माल खरीदा, ठीक है।
23,000 का। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मत रखिएगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम में लिख दें, ठीक है। तो 23,000 का 12% छूट जो निकालेंगे वो हो जाएगा 2,760 रुपये, ठीक। तो अब इसे लेस करेंगे तो कितना हो गया, हमारे पास हो गया माल जो है वो 20,240 रुपये का हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग को पता है कि हमें GST ऐड करनी होती है, तो यहाँ पे करेंगे ऐड, क्या करेंगे CGST एट द रेट कितना परसेंट, तो 6%, और SGST भी कितना लगेगा एट द रेट 6%, ठीक है। तो 20,240 का 6% निकालेंगे तो कितना देगा 1,254 रुपये CGST और 1,254 रुपये SGST। इस हिसाब से हमारा टोटल माल कितने का हो गया, तो टोटल माल हमारा हो गया 22,668 रुपये का, ठीक है। 22,668 रुपये का माल हो गया। अब परचेस में क्या दिखाएंगे, 20,240 रुपये छूट के बाद वाली रकम, और GST में GST का अमाउंट, ठीक है, 1,254 रुपये। IGST नहीं लगी, इसे छोड़ देंगे, और टोटल हमारा 22,668 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक। फिर लास्ट है गणेश से माल खरीदा 7,600 रुपये का। अब इसकी एंट्री यहाँ पर क्या है, इसमें बस अंतर क्या है इन दोनों से कि यहाँ पे छूट का हम लोग लेखा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ माल खरीदा गया और इसमें GST ऐड करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर जगह तो नहीं है, हम काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही रफली कॉलम बना लिया है ताकि जो ये आगे का लास्ट बस बचा है वो हम आपको यहाँ पे समझा सके, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में जगह नहीं बचा था, तो क्या करेंगे, जस्ट उसके नीचे ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जून 20 कर देंगे लास्ट में, और गणेश से माल खरीदा तो यहाँ पर गणेश लिख देंगे, ठीक। कितने का माल खरीदा 7,600, तो डिटेल्स ऑफ अमाउंट वाले कॉलम में 7,600 दिखा देंगे। अब यहाँ पर डिस्काउंट नहीं, तो डिस्काउंट की कोई बात हम लोग नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, ऐड करेंगे CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%, ठीक, ये करेंगे। अब GST कितना, तो 7,600 पे ही GST लगेगी, तो कितना हो जाएगा 456 रुपये जो है वो GST का लगेगा, ओके, ठीक। तो अब इस हिसाब से हमारा माल टोटल कितने का हो गया, तो ये हो गया हमारा 8,512 रुपये का, ठीक। परचेस वाले कॉलम में क्या दिखाएंगे 7,600 रुपये, और GST वाले कॉलम में 456 रुपये दिखाएंगे, IGST कॉलम छूटा हुआ रहेगा, और लास्ट में टोटल अमाउंट जो है वो 8,512 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो तीनों हमारे लेन देन हुए थे उनकी एंट्री हमने कर ली। अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग टोटल करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा जो है वो टोटल जो है लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग टोटल करेंगे, ऐसे इस तरीके से रहता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये हमारे यहाँ लास्ट में हम बंद कर देते हैं, आपका यहाँ से हो जाएगा टोटल, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल, ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये वाला कॉलम खाली रहता है, ठीक है, इसमें अब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे कि जो परचेस वाला कॉलम है उसे पूरा जोड़ेंगे, तो परचेस में 13,500 रुपये, 20,240 जो लास्ट में है, और यहाँ 7,600, इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा परचेस कितने का हुआ 40,340 रुपये का, ठीक। अब इनपुट CGST जोड़ेंगे 810 रुपये, फिर 1,254 रुपये, और यहाँ पे 456 रुपये, इसे जोड़ेंगे तो कितना हमारा GST हो गया 2,420। तो CGST अगर इतना है तो 2,420 हमारा जो है वो SGST भी उतना ही होगा। IGST के कॉलम में कुछ नहीं है। और टोटल अमाउंट वाले कॉलम में क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट का जो है यहाँ 15,120, फिर 22,668, और लास्ट में कितना है 8,512, इन तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा परचेज जो है, टोटल अमाउंट जो है वो हो गया 46,300 रुपये। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने नेट जो ख़रीदारी की है, अगर ग्रॉस परचेस की बात करें, यानी कि जो नॉर्मली हमने सामान खरीदा कितने का, वो है 40,340 रुपये का, लेकिन GST को लेते हुए हमने जो टोटल पेमेंट किया है अपने सामान के लिए वो कितना दिया है 46,300 रुपये। तो जो आंसर हमारा आएगा वो क्या है 46,300 रुपये, ये हमारा परचेस बुक का टोटल माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा कि परचेस बुक कैसे बनाते हैं। सिंपल सा, जो भी सौदा हुआ जिससे भी हमने माल खरीदा उसका नाम लिखेंगे,
अगर व्यापारिक छूट है तो उसे माइनस करेंगे और जीएसटी का जो भी परसेंटेज दिया उसको निकाल करके ऐड करेंगे और टोटल करके दिखा देंगे। बाकी सारे कॉलम में सबका जो अमाउंट रहेगा उसे दिखा के लास्ट में टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो परचेस बुक है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से जो हमारी होती है वो विक्रय बही यानी कि सेल्स बुक भी होती है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी विक्रय बही है यानी कि सेल्स बुक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि उधार विक्रय किए गए माल का लेखा रखने वाली बही। ठीक है, जैसा कि अभी हमने परचेस बुक में क्या देखा कि वहाँ पे उधार जो खरीदा गया माल है उसका लेखा होता है, और सेल्स बुक में क्या होगा, यहाँ पर जो उधार माल हम लोग बेच रहे हैं उसका लेखा। ठीक है, सेल्स बुक मतलब उधार माल जो हम लोग बेच रहे हैं उसका लेखा करते हैं सेल्स बुक में। कौन सा माल, जिस वस्तु का हम लोग व्यापार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जैसा अभी हमने आपको परचेज बुक में समझाया ना कि जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं जब आप उसे उधार बेचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में लेखा जो है वो विक्रय बही में होगा, और कोई भी अगर संपत्ति आप बेच रहे हैं, कुछ भी आप बेच रहे हैं चाहे उधार चाहे नकद, उसका लेखा सेल्स बुक में नहीं होता। अब जो सेल्स बुक है इसका जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, वो भी सेम हमारा जो है वो परचेस बुक की तरह ही होता है, जिसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया हुआ है ताकि आपको सेल्स बुक का भी अच्छे से समझ हो जाए कि कैसे आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही 10 कॉलम्स होते हैं, सिर्फ फ़र्क कितना रहता है, वहाँ परचेस था, यहाँ पर सेल्स का कॉलम है। ठीक, वहाँ पे इनपुट जीएसटी थी, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, आपको पता होगा, जैसा कि बोले थे जीएसटी का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो सेल करते टाइम आउटपुट जीएसटी का यूज़ होता है, और जब हम लोग परचेस करते हैं तो इनपुट जीएसटी का यूज़ होता है। ठीक, एंट्री कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है यहाँ पर करने का। फिलहाल हम लोग एक एक करके सारे लेन देन को देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों को श्री सुभाष की विक्रय बही में हमें लिखना है। जीएसटी का परसेंटेज 9% है। ठीक है, तो 10 मई को प्रेमलाल को 12,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेमलाल को 12,000 का माल जो बेचा गया उसकी लेखा करेंगे। तो सबसे पहले 2020 डालेंगे। ठीक, और मई 10, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेमलाल। यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग किसको माल बेच रहे हैं, तो हम लोग कस्टमर को माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टमर के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रेमलाल हो जाएगा, कितने का माल बेच रहे हैं, तो डिटेल्स ऑफ अमाउंट में 12,000। अब क्योंकि छूट है तो सेम वैसे ही लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना, @ 9% है, तो 9% कितने का, 12,000 का 9%, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट तो 10% है ना, तो 12,000 का 10% कितना आ जाएगा, 1200, माइनस कर देंगे, कितना हो गया यहाँ पर 10,800 रुपये। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे जीएसटी, तो CGST @ 9% और SGST @ 9%। ठीक, इस तरीके से तो 10,800 का 9% निकालेंगे, 972 रुपये। इसको ऐड करेंगे, टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 12,744 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब सेल्स में दिखाएंगे हमने कितने का माल खरीदा था, 10,800 का। आउटपुट जीएसटी कितना हो गया, 972, और SGST भी कितना हो गया, 972। IGST का यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है, तो 12,744 पर टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड क्या है, सेकंड है ताराचंद को 7,800 का माल नकद बेचा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या, यहाँ पे बोला गया नकद बेचा गया है माल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा, कन्फ्यूज़न के लिए क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाइए और क्वेश्चन गलत कर लिए, लेकिन अगर आप अच्छे समझें तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नकद माल बेचा है। तो ना, जब हम लोग माल नकद बेचते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, कैश बुक में हुई होगी। ठीक है, रोकड़ बही में हो चुकी होगी। अब हमें यहाँ पर नहीं एंट्री करनी है इसकी, क्योंकि ये नकद सौदा है, उधार सौदा नहीं है, तो इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। आएंगे लास्ट वाले पे, लास्ट में क्या है, 26 तारीख को सुनील को 18,600 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा गया है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, 26 मई को सुनील को बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुनील कितने का माल बेच रहे हैं, 18,600 का। छूट कितना है, 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 10%, कितना हो जाएगा, 1,860 रुपये। माइनस करेंगे, कितना देगा, 16,740 रुपये। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग CGST @ 9% और SGST @ 9%, कितना कर देंगे, 16,740 का 9% कितना देगा, 1,507 रुपये। ठीक,
अब इसे टोटल कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 19,754 रुपये। ये हो गया हमारा टोटल। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 16,740 का हमने सेल किया उसे दिखाएंगे, 1,507 रुपये का CGST और 1,507 रुपये का SGST। IGST कॉलम खाली है। टोटल हमने कितने का सेल किया, 19,754 रुपये का। ठीक, ये हो गया सुनील का। अब इसके बाद कोई सौदा दिया नहीं है, तो सेम हम लोग जैसे अभी परचेज बुक का हमने टोटल किया था वैसे यहाँ पर भी हम लोग टोटल करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये लास्ट में ऐसे हम लोग टोटल करेंगे। ये हो जाएगा आपका डबल लाइन, ओके, और फिर ये क्लोज, ओके। अब यहाँ पे इस कॉलम में तो कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ टोटल सेल हमने कितने का किया है, तो 27,540 रुपये का। टोटल CGST हमें कितनी मिली है, 2,479 रुपये। SGST भी 2,479 रुपये। तो हमने टोटल सेल कितने का किया है, तो टोटल सेल हमारा हो गया 32,498 रुपये का। ठीक है, टोटल सेल हमारा कितने हो गया, 32,498। यही हमारा सेल बुक का आंसर माना जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को सेल्स बुक भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हमारा था क्रय वापसी बही, ठीक है, यानी कि परचेस रिटर्न बुक, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्रय वापसी बही में कौन से सौदों का लेखा होगा, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आपूर्तिकर्ता को लौटाए गए माल का लेखा रखने वाली बही, यानी कि हमने जब कहीं से माल खरीदा होगा यानी कि परचेस किया होगा और वो माल अगर हमें किसी भी वजह से नहीं पसंद आया या फिर हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस करते हैं। तो जब हमने माल खरीदा और कुछ माल उसमें से वापस कर रहे हैं, तो जो माल हम वापस कर रहे हैं उसका लेखा हम लोग कहाँ करेंगे, क्रय वापसी बही में, यानी कि परचेस रिटर्न बुक में। तो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट इसका भी सेम वैसा ही बनता है, सिर्फ कॉलम में थोड़ा सा चेंजेस क्या रहता है, यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर होता है वहाँ पे डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में DN नंबर लिखा है। डेबिट नोट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें जो अपना माल जो है वो वापस करना होता है, खरीदा गया माल जब हम वापस करते हैं वहाँ पे डेबिट नोट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट नोट नंबर डालेंगे। और यहाँ पर जो अमाउंट वाला कॉलम है यहाँ पे ये परचेस रिटर्न का कॉलम हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग परचेस करते टाइम इनपुट GST का यूज़ करते हैं, तो सेम वैसे ही परचेस रिटर्न में भी इनपुट GST का ही यूज़ होगा। बाकी सारा लेखा करने का तरीका सेम वैसे ही है। फिर भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, हम यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे बोला है कि निम्नलिखित व्यवहारों को क्रय वापसी बही में हमें इसका लेखा करना है। GST की दर 6% की है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 12 जून को पंकज को माल वापस किया है, ठीक है। पंकज को हमने माल वापस किया है कितना, तो 10 कुर्सियाँ वापस की हैं, जिसमें से कि जो कि 900 रुपये प्रति, 900 रुपये प्रति मतलब एक कुर्सी का दाम कितना था, 900 था, तो 10 कुर्सियाँ हमने वापस की हैं। और व्यापारिक छूट जो है वो 10%, यानी कि जब हमने ख़रीदा था तो व्यापारिक छूट पे ख़रीदा था, तो जब हम लोग वापस कर रहे हैं तो भी उसको हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें दिखानी होगी। तो एंट्री कैसे करेंगे, सेम वैसे ही 2020 जून 12 करेंगे, ठीक है। किसको करें, पंकज को, तो यहाँ पे जगह पंकज कितना बोल रहा है, 10 कुर्सियाँ ना, तो 10 यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, 10 चेयर्स एट ₹900 ईच, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना हो गया, 9,000 रुपये का हमारा जो हो गया वो कुर्सी हो गया। अब यहाँ पे व्यापारिक कटौती है तो उसे माइनस करेंगे, तो लेस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट @ 10%। तो 9,000 का 10% कितना हो गया, 900 रुपये डिस्काउंट, ठीक है। माइनस कर देंगे, कितना हो जाए, कितना हो गया यहाँ पे 8,100 रुपये, ठीक। 8,100 रुपये यहाँ पे हो गया। अब GST हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड हो जाएगा GST CGST @ 6% और SGST भी @ 6%। तो 8,100 का 6% कितना हो गया, 486 रुपये। अब इसे हम लोग टोटल कर लेंगे उसी तरीके से, तो हो जाएगा 9,072। अब यहाँ पर जैसे पहले हम लोग दिखाते हैं वैसे दिखा देंगे। ये हो गया GST का अमाउंट, IGST खाली है तो इसमें ये हो गया, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा क्या है, 20 तारीख को ललित को माल लौटाया है, 5 सोफ़ा सेट, दर है 7,600 रुपये प्रति, यानी कि एक सोफ़ा सेट जो है वो 7,600 का था और जिस पर कि डिस्काउंट हम लोग को माइनस करना है 20% का। इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 तारीख को, ठीक है। किसको, ललित को, तो जगह ललित कितना, तो 5 सोफ़ाज़, ठीक, एट ₹7,600 ईच, ठीक है।
तो इस हिसाब से कितना हो गया, अमाउंट हमारा हो गया 38,000। ठीक, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, कितना हो गया 7,600, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा अब 30,400 रुपये। ठीक, इसमें ऐड हो जाएगा CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%। 30,400 का 6% 1,824 रुपये। ठीक, टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा 34,48 रुपये। यहाँ पर मेंशन हो जाएगा 30,400 रुपये, 1,824 और लास्ट में 34,048 रुपये। ठीक, और लास्ट में अब क्योंकि अब कोई और सौदा नहीं है तो हम लोग टोटल कर देंगे। तो टोटल आपका कैसे होगा, जैसे अभी आप लोग करते आए हैं वैसे ही। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये हो गया 8,100 और 30,400 टोटल मिला के 38,500 का हमने टोटल माल वापस किया। GST कितना हो गया 2,310 रुपये टोटल हमने GST जो है वो हमारा कवर अप हो जाएगा कि वापस कर रहे हैं ना। और टोटल 43,120, ये दोनों 43,120 का हमने जो है वो टोटल जो है वो माल वापस किया है GST के साथ। तो ये था हमारा परचेस रिटर्न बुक। आई होप कि ये भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा है सेल्स रिटर्न बुक। इसे भी देख लेते हैं फट से। तो देखिए, जैसा कि क्रय वापसी बही में क्या है कि जो माल हम खरीदे उसे वापस करते तो उसका लेखा करते, तो सेम उसका अपोजिट यहाँ पर विक्रय वापसी बही में होता है। यानी कि जो माल हमने बेचा है अगर कस्टमर ने उसे हमको वापस कर दिया तो उसका लेखा कहाँ होगा, विक्रय वापसी बही में। सिंपल सा, आप लोग तो जानते होंगे कि कई बार होता है कि हम लोग कस्टमर को माल बेच देते हैं, फिर बाद में कस्टमर को पसंद नहीं आता है, किसी वजह से वो क्या करता है, वो उस माल को हमें आकर वापस दे देता है कि हमें आपका ये माल नहीं चाहिए, ये आपका सामान नहीं चाहिए, इसके बदले में आप हमें हमारा पैसा दे दीजिए। तो उसे उसका लेखा हम लोग कहाँ करते हैं, विक्रय वापसी बही में करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी उसका फॉर्मेट वैसा ही है जैसा अभी तक आप लोग देखते आए हैं। उसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे। लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों को श्री सौरभ की विक्रय वापसी बही में लिखना है। CGST SGST का रेट जो है वो है 9% का। ठीक है, सबसे पहला लेन देन जो है वो है श्री सुशील ने माल वापस किया है। कितना, 7 पंखे वापस किए हैं, जिसमें से कि एक पंखा 800 रुपये का है और व्यापारिक छूट जो है वो इस पर 10% लगी हुई थी। तो फॉर्मेट आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में चेंजेस क्या है, बस अमाउंट में सेल्स रिटर्न का कॉलम आ जाएगा और यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बस आपका चेंज हुआ। एंट्री कैसे करेंगे, तो 2020 अप्रैल 5 को, ठीक है, सुशील से, तो यहाँ पे लिख देंगे सुशील। ठीक, कितना, 7 फैन एट ₹800 ईच। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा एक पंखा कितने का हो गया, 5,600 रुपये का। ओके, इस पे जो है वो छूट कितनी है, 10%, तो लेस करेंगे TD यानी ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 560 रुपये, कितना हो जाएगा 5,040 रुपये। GST ऐड तो करनी ही पड़ेगी, ऐड CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%। ओके, तो 5,040 रुपये का निकालेंगे तो हो जाएगा 454 रुपये। ओके, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो हमारा हो जा रहा है 5,948 का। यहाँ पे सेल्स रिटर्न में 5,040 रुपये दिखाएंगे, GST में 454 रुपये और लास्ट में 5,948 टोटल। ओके, फिर सेकंड है श्री सतीश ने माल वापस किया 5 पंखे 800 रुपये के हिसाब से। तो 18 तारीख को सतीश कितना, तो 5 फैंस एट ₹800 ईच। ओके, तो कितना हो जाएगा अमाउंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 4,000। फिर इसमें भी डिस्काउंट है, लेस TD कितना, 10%, तो हो गया 400, यह हो गया आपका 3,600। ठीक है, ऐड करेंगे क्या, GST, तो CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9%, कितना हो जाएगा, तो 3,600 का 324 रुपये हो जाएगा। ठीक है,
₹324। टोटल अब कितना हो गया, कितने का माल हमने वापस किया सतीश को, अरे सॉरी सतीश ने हमें कितने का माल वापस किया, 4248 का। यहाँ पे सेल्स रिटर्न के कॉलम में दिखा देंगे GST और ये टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे जगह थोड़ी सॉरी कम है, यहाँ पे लास्ट में अब हम लोग टोटल कर देंगे क्योंकि बस यही 2 सौदे थे। टोटल में आपको तो पता ही है, हमने बताया था क्या करेंगे, ये कॉलम खाली रहेगा। टोटल सेल रिटर्न हमारा कितना हुआ 8640 का। GST हमने कितना वापस किया 778 रुपये, ठीक है। और टोटल कितना का माल वापस आया है 10,196 रुपये का, ठीक। उसे लास्ट में आप लोग क्लोज कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल्स था विक्रय वापसी बही। एक बार बस फॉर्मेट समझने की देर है, और अगर GST जो है वो आपने पढ़ा हुआ है और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है आपका वो सारा क्लियर है कि जर्नल कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब लास्ट हमारा बचता है मुख्य जर्नल, जिसे हम लोग कहते हैं जर्नल प्रॉपर, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि मुख्य जर्नल कौन क्या होता है, तो उन समस्त व्यवहारों का लेखा रखने वाली बही जिनका लेखा अन्य सहायक बहियों में ना किया गया हो। सिंपल सा मतलब कि कोई भी व्यवसाय है उसके अंदर जितनी भी सहायक बहियाँ, यानी कि जैसे कि विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियाँ रखी गई हैं, जैसे कि हमारा कैश बुक हो गया, और उसके अलावा जो हमारा परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ऐसे ही और सारी जो भी उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो उसने सहायक बहियाँ रखी होंगी वो तो रखी होंगी। लेकिन व्यवसाय में क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो कि कभी कदार होते हैं, और उनके लिए एक अलग से कोई बुक जो है वो हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका लेखा जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं मुख्य जर्नल में। एक तरीके से आप समझिए कि मुख्य जर्नल एक अन्य बही होती है जिसमें कि उन सौदों का लेखा करते हैं जो कि बाकी सारी जो अन्य सहायक बहियाँ हैं उसमें से वो किसी में नहीं जाती, किसी में उसका लेखा नहीं होता, तो उसका लेखा कहाँ होता है, मुख्य जर्नल में होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा लेखा कर सकते हैं, इसके लिए जैसे कि नॉर्मली इसे डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट्स में कि इन चीज़ों का लेखा जो है वो मुख्य जर्नल में होता है। जैसे कि प्रारंभिक प्रविष्टियाँ क्या होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, हर एक साल में जो है वो देखा जाता है कि कितना लाभ हानि है, कितना संपत्ति दायित्व है व्यवसाय का। तो जो लास्ट में निकाला जाता है लाभ हानि या संपत्ति या दायित्व, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम प्रविष्टियाँ, ठीक है। तो उस लाभ हानि या संपत्ति दायित्व का जो लास्ट का बैलेंस रहता है वो हो गई हमारी अंतिम प्रविष्टियाँ। और जब उस लाभ हानि या संपत्ति दायित्व को जब हम लोग अगले साल के फर्स्ट डे, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमारा एक ईयर होता है, तो 31 मार्च जब बीता फिर नया वाला ईयर फिर से 1 अप्रैल से चालू हुआ, तो इस 31 मार्च को जो हमारी संपत्तियाँ दायित्व लाभ हानि थे वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं 1 अप्रैल में। तो ये ट्रांसफ़र हो गया, तो 1 अप्रैल में ये जो अंतिम में था वही 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शेष हो जाएगा उन चीज़ों का, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टियाँ। और साल के अंत में जो होती हैं उसे कहते हैं अंतिम प्रविष्टियाँ। फिर है हस्तांतरण प्रविष्टियाँ। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक खाते से कुछ रकम हमें दूसरे खाते में हस्तांतरित करनी होती, तो उनसे रिलेटेड जो एंट्री होती है वो भी हम लोग मुख्य जर्नल में करते हैं। संशोधन प्रविष्टियाँ, कभी कभी हमसे कोई गलती से कोई सौदा ऐसा हो जाता है जो कि गलत होता है, तो उसको सही करने के लिए हम लोग को एक और एंट्री करनी पड़ती है, तो उससे भी हम लोग मुख्य जर्नल में करते हैं। समायोजन प्रविष्टियाँ, कुछ सौदे होते हैं जिनका कि जो है वो लिखने से या तो छूट जाते हैं या फिर साल के अंत में आते आते उनका कैलकुलेशन होता है जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग में लिखे नहीं जा पाते हैं, तो वो होती हैं, उनका हमें समायोजन करना होता है। और उस समायोजन के लिए हमें क्या करना होता है, एक जर्नल एंट्री बनानी होती है, तो उसका लेखा भी हम लोग मुख्य जर्नल में करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रविष्टियाँ होती हैं जिनको हम लोग मुख्य जर्नल में डालते हैं। सिंपल सा, आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है, एक व्यवसाय में जितनी भी सहायक बहियाँ हैं उन सहायक बहियों में उनसे रिलेटेड सारे व्यवहार तो लिख दिए जाते हैं, बट उनके अलावा कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि उन सहायक बहियों में कहीं पे भी नहीं लिखे जा पाते हैं, उन्हें हम लोग मुख्य जर्नल में लिखते हैं। सिंपल सी बात इतनी सी है। अब जैसे इसको आप अच्छे समझने के लिए यहाँ पे एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा मुख्य जर्नल में कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 तारीख को प्रारंभिक शेष दिया हुआ है कि रोकड़ इतना था, बैंक इतना था, देनदार इतने थे, पूंजी इतनी थी, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रारंभिक प्रविष्टियों की, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा। अब ये जो प्रारंभिक शेष दिया ये तो आपका कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। बाकी जितनी सहायक बहियाँ हैं उसमें कहाँ पे आप इसको दिखाएंगे, कहीं पे नहीं दिखा पाएंगे ना, तो इस वजह से इसका हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग मुख्य जर्नल में प्रविष्टि करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा लेते हैं, ठीक है। इसकी एंट्री कहाँ होगी, मुख्य जर्नल में। फिर है नकद माल बेचा है 5 तारीख को। अब देखिए जब आपने नकद माल बेचा है
तो इसकी एंट्री कहाँ हुई होगी? कैश बुक में तो आपने इसको दिखा दिया होगा ना, नकद संबंधी लेन देन है तो इसको आपने कहाँ लिखा होगा? इसको आपने कैश बुक में दिखा दिया होगा, तो इसका लेखा आप मुख्य जर्नल में नहीं करेंगे। उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदने की एंट्री कहाँ हुई होगी? परचेस बुक में हो गई होगी, तो इसको भी आप लोग मुख्य जर्नल में नहीं लिखेंगे। किशन से मशीन खरीदा, अब देखिए किशन से मशीन खरीदा, यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, यानी कि ये उधार मशीनरी खरीदी गई। अब उधार मशीन खरीदने के लिए आपको अगर बुक बनाने की ज़रूरत पड़ती तो या तो आप अलग से किशन का एक बुक बनाइए या तो आप मशीन का एक बुक बनाइए, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। इस वजह से ये एक ऐसी एंट्री हो गई जो कि कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मशीन खरीदा गया है उधार, इससे रिलेटेड कोई सहायक बही आपको समझ में आ रही? कोई नहीं है, तो इसका लेखा पे कहाँ करना होगा आपको? मुख्य जर्नल में। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? मुख्य जर्नल में। फिर है माल दान में दिया, अब आप माल दान में दे रहे हैं तो यहाँ पर माल है यानी कि परचेस है, और दान दे रहे हैं यानी कि डोनेशन। इन दोनों से परचेस बुक में आप क्या दिखाते हैं? जो आपने उधार माल खरीदा है, तो परचेस बुक में तो इसकी एंट्री होगी नहीं और किसी बुक में भी इसकी एंट्री हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसको आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा? इसको आपको दिखाना होगा मुख्य जर्नल में। फिर है बैंक में जमा किए, बैंक में जब आप पैसा जमा करें इसकी एंट्री तो कैश बुक में ही हो गई होगी ना, क्योंकि बैंक का जो एंट्री होता है वो कैश बुक बनाते टाइम ही उसकी एंट्री हो जाती है, तो ये आप मुख्य जर्नल में नहीं दिखाएंगे। लास्ट है माल चोरी हो गया, तो माल चोरी हो गया ये भी आपके जो है वो किसी सहायक बही में नहीं जाएगी, ना परचेज बुक में जाएगा, ना सेल्स बुक में जाएगा, और किसी ना कैश बुक में जाएगा, किसी भी सहायक बही में नहीं जाएगी। तो इसे आप कौन इसको लिखा करेगा? मुख्य जर्नल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें यहाँ पे छांटना होता है कि कौन सा सौदा जो है वो हमारा मुख्य जर्नल में एंट्री हम लोग करेंगे और कौन से सौदे का मुख्य जर्नल में एंट्री नहीं करेंगे। अब मुख्य जर्नल बनाते कैसे हैं? तो सिंपल सा, आपने जर्नल तो पढ़ा ही है, जैसे जर्नल बनाते वही होता है मुख्य जर्नल। तो जैसे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम है, जर्नल प्रॉपर बस यहाँ पे लिखा रहेगा, और यहाँ पे सेम जर्नल का फॉर्मेट और जैसे जर्नल एंट्री की जाती है, क्योंकि हम आपको जर्नल एंट्री जो है जर्नल का चैप्टर जो वो अच्छे से पढ़ा चुके हैं, इस वजह से हम यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहे कि कौन सी एंट्री हमने क्यों की है। बस वो जो 4 सौदे अभी आपने देखे, जिन 4 सौदों को हमने अभी आपको दिखाया कि इन 4 सौदों का लेखा हम लोग जर्नल प्रॉपर में करेंगे, वो 4 सौदे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी हम लोग जो है वो लिखेंगे नहीं। और कैसे किए हैं, अगर आपको नहीं आती जर्नल एंट्री तो हमारे चैनल पे जर्नल का जो है वो अच्छे से एक वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्या अलग से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में टोटल कर देंगे। हाँ, जैसे एग्ज़ाम में आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर नीचे कि इस डेट की, जैसे कि यहाँ पे अब हमने जो 2-4 डेट थे उनकी एंट्री जो नहीं की है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उन सारे डेट की एंट्री इसलिए नहीं की गई है क्योंकि वो मुख्य जर्नल में नहीं लिखे जाएंगे। बस आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अगर कर देंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और जैसे यहाँ पर तो हमने डायरेक्टली लिखा था कि इसको मुख्य जर्नल में लिखना है। क्वेश्चन में कभी कभी जैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा उपयुक्त सहायक बही में करिए। तो उपयुक्त सहायक बही में करने का मतलब क्या होगा कि आपको छांटना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी बही बनानी है। जैसे कि देखिए ये सारी जो है ये तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका कहाँ जाएगा? मुख्य जर्नल में जाएगा। अब अगर आपको ऐसा बोला रहता है कि उपयुक्त सहायक बही में, तो आपको क्या कौन कौन सी बुक बनानी रहती है? आपको छांटना होता है। जैसे यहाँ पे नकद माल बेचा है तो आपको पहले कैश बुक बनाना होता, ठीक। उसके बाद उधार माल खरीदा है तो आपको इसके लिए परचेस बुक बनाना होता। फिर बैंक में जमा किया है तो इसकी एंट्री जो आपकी है वो कैश बुक में ही हो जाती। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन वैसे दे रहा है तो आपको सारी अलग अलग बुक्स बनानी पड़ेंगी अपने क्वेश्चन के हिसाब से, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला मुख्य जर्नल बनाना तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जिससे आपका क्वेश्चन रहेगा आपको उस हिसाब से सॉल्व करना होगा। आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको ये सारी जो भी विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।